राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम 30 कदम सीरीज के अंतर्गत देखने वाले हैं हमारे इन्फ्लेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। जो एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को कम करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस इन्फ्लेशन? हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग एमएसएफ रेट। एमएसएफ मतलब क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें हमारे पास ना रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह ये सारी चीजें वहां पर इकट्ठा आ जाती है। उनको हम लोग इकट्ठा, मतलब जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उनको हम लोग इकट्ठे तौर पे हम लोग एमएसएफ बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च बढ़ाना। तीसरा बोल रहा है टैक्स कम करना, ब्याज दरें कम करना। तो पहले समझ लेते हैं इन सारी चीजों में क्या क्या घटना घटेगी। सरकारी खर्च जब हम लोग बढ़ाएंगे ना, गवर्नमेंट जब ज्यादा एक्सपेंस करेगी ना, तो मार्केट में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अगर मार्केट में पैसे आ गए तो फिर वो हमारे मुद्रास्फीति का कारण बनेंगे। तो फिर ये इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमको कम करने वाला बताना है, टैक्स कम करना। टैक्स अगर हम लोग कम कर दिए तो लोगों के पास हाथ में ज्यादा पैसे होंगे। अगर ज्यादा पैसे होंगे तो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का इन्फ्लेशन यहाँ पर से भी इंक्रीज होना है। अगर हम लोग ऑप्शन दिया हुआ है ब्याज दरें कम करना, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको अगर कम कर देंगे तो अगेन जैसे टैक्स कम करने से हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वैसे ही हमारे पास ब्याज दर कम कर देंगे तो हम लोग के जो अलग अलग जो हमारे उद्योगपति लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, सस्ते में वो लोग को अमाउंट मिल जाएगा कैपिटल के लिए, तो वहां पर मार्केट में फिर से पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। इसलिए ये तीनों ही कारण बनेंगे हमारे इन्फ्लेशन के। और जो कम करने के लिए उत्तरदायी है वो है हमारे पास एमएसएफ रेट बढ़ना। ठीक है, एमएसएफ में जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट है सब में से किसी का भी अगर हम लोग का रेट बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेपो रेट अगर बढ़ा दें, अगर हम लोग सिर्फ रेपो रेट बढ़ा देंगे ना, तो बैंक लोग जो आरबीआई से पैसा लेते हैं ना, वो लोग को महंगा पड़ेगा। अगर वो लोग को महंगा पड़ेगा तो फिर वो लोग नहीं खरीदेंगे या फिर कम खरीदेंगे, तो मार्केट में पैसे का फ्लो जो है कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हमारा इंक्रीजिंग एमएसएफ रेट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण किस तरह का इन्फ्लेशन हो सकता है या होता है? राइज इन वेज, वेज बढ़ने से क्या होगा? तो वेज पुश, ठीक है, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल और क्रीपिंग इन्फ्लेशन, चारों ही हमारे इन्फ्लेशन के ही टाइप हैं। लेकिन जब हम लोग वेज बढ़ाते हैं ना, मतलब हम लोग का ओवरऑल खर्च बढ़ रहा है। अगर हम लोग का खर्च बढ़ रहा है, हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, तो उसी के कारण जो हम लोग को प्राइस राइज दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम लोग वेज पुश प्राइस राइज या फिर वेज पुश इन्फ्लेशन। अगर हम लोग का सॉरी हाँ वेज पुश और ये हमारे पास फिर कॉस्ट पुश। हालांकि यहाँ पर ये भी वही है, वेज मतलब अगर हम लोग ऐसे बात करें ये कॉस्ट पुश है, तो उसी के अंदर ही आता है हमारे पास वेज पुश, ऐसा बोल सकते हैं। ज्यादा क्लियर पिक्चर हमारा वेज पुश बता रहा है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू मेजर कॉस्ट ऑफ लिविंग? कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर और कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन तो भाई ऐसा है कि हमारे पास जो कोर इंस्ट्रूमेंट्स है उनको उनका इन्फ्लेशन को बताता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है हमारे जीडीपी में जो चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीजों को बताता है। सीपीआई बताता है हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, मतलब इसका फुल फॉर्म होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसी का ही अगर हम लोग होलसेल लेवल पे देखते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग डब्ल्यूपीआई। तो जो हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहाँ से हम लोग सही से मेजर कर पाएंगे कि सीपीआई में जो कंज्यूमर है वो कितने में चीजों को खरीद रहे हैं, वहां पर उसको कितना इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब महंगाई इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो इससे रियल इनकम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब हमारे पास ना पहले जब हम लोग का सैलरी अगर 10,000 था, उस टाइम पे जो हम लोग के टमाटर का रेट था 20 रुपए किलो था, 20 रुपए पर केजी था। या फिर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हम लोग ना पेट्रोल का प्राइस ले लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। 100 रुपए पर लीटर, ठीक है। हम लोग का जब सैलरी था 10,000 तो उस टाइम पे हम लोग को 100 रुपीज पर लीटर हम लोग का पेट्रोल का प्राइस था। अब हम लोग का सैलरी में इंक्रीमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है लेकिन रियल इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग का 10,000 अभी भी 10,000 ही है मान लेते हैं, या फिर अगर थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे पहले हमारे 10 रुपए 100 रुपए लीटर था, अब हो गया है 120 रुपए लीटर। मतलब अगर हम लोग को अब देखा जाए तो हम लोग को हर 1 लीटर में 20 रुपए एक्स्ट्रा हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, हम लोग को ना जो इनकम है ना वो हम लोग को
कम होता हुआ प्रतीत होगा। पहले जितनी में आपूर्ति हो जाती थी, पहले जितने में चीजें सहूलियत रूप से हम लोग को प्राप्त हो जाती थी, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिप्स कर्व किनके बीच संबंध बताता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड एक्सपोर्ट और इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो भाई हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच संबंध बताता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कर्व हैं, जैसे हमारे पास गिनी कोएफिशिएंट होता है, लेफर कर्व है। इन सब जितने भी कर्व्स है ना, सारे को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते रहते हैं वहां पर से। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और भी बात करें कि हमारे पास इन्फ्लेशन और जीडीपी का संबंध, तो इन्फ्लेशन और जीडीपी का, पहले इसको इधर समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या संबंध है। क्या होता है जब हम लोग का हमारे यहाँ ना इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, हमारे यहाँ मुद्रास्फीति अगर बढ़ती है ना, तो इससे क्या होता है, मार्केट में डिमांड बनेगा। तो मार्केट में अगर डिमांड अगर बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर वृद्धि होती है। इसी बात को जो हमारा कर्व है फिलिप्स कर्व, इस बात को वहां पर रिलेट करता रहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जाएगा, लेकिन इसका भी एक सर्टेन पॉइंट है, उसके बाद फिर वहां पर भी डिक्लाइन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नकारात्मक मुद्रास्फीति को की स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, अपस्फीति, रिफ्लेशन या फिर डिसइन्फ्लेशन। तो इसके बारे में बताया था भाई मैं, क्या होता है जब हम लोग का प्राइस राइज होते जा रहा है तो ये हम लोग का इन्फ्लेशन। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कम करने का कोशिश करते हैं। हमारी आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर काम करती है और उसके जो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है उसको कम करने का कोशिश करती है। तो इसको बढ़ना जो है ये नेचुरल है, ये इन्फ्लेशन है। जब हम लोग रेट को आर्टिफिशियली कम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। जब ये कम होते जा रहे हैं, कम होते होते अपने आप जब अगर बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग, जब नेचुरली अपने से कम हो रहा है, जीरो से कम हो चुका है मतलब नकारात्मक हो चुका है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डिफ्लेशन की स्थिति। जब डिफ्लेशन की स्थिति रहती है ना तो हम लोग को वापस से इसको बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 4+-2, सॉरी आगे पीछे लिख दिया था, 4+-2 ये हमारा टारगेट है, तो हम लोग को 2 से ऊपर ही रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें इन्फ्लेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग आर्टिफिशियली बढ़ाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेशन। तो वही चीज है यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव इन्फ्लेशन तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेशन। नेगेटिव इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, सॉरी हाँ डिफ्लेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रीडफ्लेशन, ठीक है, ग्रीडफ्लेशन। तो व्हाट इज ग्रीडफ्लेशन, तो ग्रीड मतलब क्या होता है, मतलबी के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड ग्रीड, वो ग्रीडी है बहुत ऐसे करके, तो ग्रीडफ्लेशन। तो अगर हम लोग बात करें मार्केट के जो तत्व हैं उनके कारण उनको ऐसा लगता है कि नहीं भैया हम लोग का जो आइटम है ना वो एकदम लोगों को चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो लोगों को मोबाइल में रिचार्ज तो कराना है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो सारी कंपनियां अगर अपना अपना रेट बढ़ाएंगे तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं रहेगा, उनको लेना ही पड़ेगा। तो उनके ग्रीड के कारण, उनके क्या बोलते हैं लालच के कारण अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं वो ग्रीडफ्लेशन। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे पास घाटे के कारण होने वाली महंगाई, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डेफिसिट। दूसरा बोल रहे हैं इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर, जो भी बताया मैं, कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर ही यही जो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद और क्या दिया है, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी, इसको टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द हाई इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा रहता है तो उसके कारण भी नहीं, तो ये वाला भी नहीं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला है, जब सरकार घाटे को पूरा करने के लिए पैसे छापती है तो इसे कहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है जब उनको नोट का क्या बोलते हैं बार बार प्रिंटिंग कराना रहता है, जैसे जो जिम्बाब्वे है वहां पर ऐसा बहुत बार हुआ है भाई कि वहां पर अपना डेफिसिट को कम करने के लिए या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए वो लोग क्या कर देते हैं, पैसे छाप देते हैं ताकि वो हो जाए मैनेज, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, उससे क्या होता है, कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, स्ट्रक्चरल या फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन।
तो हम लोग इंपोर्ट तो किए नहीं। जब अगर हम लोग कोई चीज को बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते रहते जैसे चाइनीज गुड्स, तब उस टाइप का जो इन्फ्लेशन है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये वाला तो नहीं होगा। हमारा कॉस्ट तो यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसा वाला बात भी नहीं है, ठीक है। डिमांड बढ़ रहा है, ऐसा बात भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरल, क्योंकि हम लोग इसको हम लोग अवसंरचनात्मक रूप से यहाँ पर हम लोग को गड़बड़ी नजर आती है। अगला एक क्वेश्चन हमारे पास, उच्च मुद्रास्फीति से किसे फायदा होता है? उच्च मुद्रास्फीति जो हमारा हाई इन्फ्लेशन रहता है उससे किसको बेनिफिट होता है? बोरोवर्स मतलब जो कर्ज लेते हैं, लेंडर जो कर्ज देते हैं, पेंशनर जो पेंशन लेते हैं, जो फिक्स सैलरी वाले एम्प्लॉय हो। फिक्स सैलरी वाले एम्प्लॉय का रेट तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि क्या बोलते हैं, अगर किसी का अमाउंट जो है फिक्स्ड है, इसका सैलरी फिक्स्ड है, तो समय के साथ उसको नुकसान ही होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो खत्म। पेंशनर का भी पेंशन तो एकदम फिक्स रहेगा भाई, ऐसा तो नहीं वहां पर भी इंक्रीमेंट होते जा रहा है, ठीक है। लेंडर्स जो कर्ज देते हैं, जो कर्ज देते हैं आज उनको महंगा में वो लोग कर्ज दिए, लेकिन जब जो पटाने वाला है जो है ना, वो जब वापस उसको रीपे करेगा ना, तो उसको उस टाइम पे उतना भार महसूस नहीं होगा। तो बोरोवर्स को इससे फायदा होता है, लेंडर्स को भी इससे नुकसान होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। व्हाट इज ट्रू अबाउट हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन? कोर इज मोर वोलेटाइल, ठीक है। जो कोर इन्फ्लेशन है वो वोलेटाइल होता है, नहीं होता है भाई, क्योंकि इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास फूड और एक है हमारे पास फ्यूल। ये दो का प्राइस बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है और फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसलिए इन दोनों को वोलेटाइल कैटेगरी में हम लोग मानते हैं, हमारे फूड और फ्यूल को। उन दोनों को ही हमारे कोर जो कोर इन्फ्लेशन वाले पार्ट है वहां पर से हटा दिए, तो फिर वो वोलेटाइल कैसे हुआ? तो हमारे पास ये वाला तो गलत हो जाएगा। हेडलाइन इज मोर वोलेटाइल। तीसरा बोल रहा है बोथ आर इक्वली वोलेटाइल, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है ना, इसमें हमारे जो क्या बोलते हैं वोलेटाइल, जो हमारे पास हमारे फूड है, फ्यूल है, इन सबको लेके चलते हैं, इसलिए वहां पर हम लोग को वोलेटिलिटी दिखाई देती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द स्टेटमेंट्स जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड्स ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर में हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी को ही तो काउंट करते हैं, उन्हीं का ही हम लोग रेशियो निकालते हैं, रियल और नॉमिनल का। तो ये वाला बात तो सही है। दूसरा बोल रहे हैं सीपीआई कवर्स ओनली गुड्स, और यहाँ पर तीसरा क्या बोल रहा है, डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। ये बात तो सही है, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो होलसेलर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन सीपीआई जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वहां पर जो हमारे जो कस्टमर्स के जो गुड्स हैं सर्विसेज है दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा ये दोनों सही है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महंगाई कम करने के लिए राजकोषीय उपाय। ठीक है, हमारे पास जो फिजिकल मेजर्स हैं उन सबको देखते हैं हम लोग। क्या क्या दिया हमारे पास, इंक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब मार्केट में पैसा नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे क्या होगा, हम लोग को दिखाई देगा इन्फ्लेशन में कमी। बात ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है ना खर्च करती है ना, उसको कम कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्च करते हैं ना तो मार्केट में पैसे पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट अगर कम खर्च करेगी तो मार्केट में पैसे कम रहेंगे, अगर मार्केट में पैसे कम है तो इन्फ्लेशन भी कम रहेगा। तो ये वाला बात भी सही है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग सब्सिडीज। सब्सिडी बढ़ाएंगे मतलब ये वही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना। ठीक है, अगर हम लोग सब्सिडी बांट दें तो लोगों के पास पैसे हैं, अगर लोगों के पास पैसे है तो खरीदेंगे मतलब मार्केट में पैसे पहुंच गए, तो इससे क्या होगा, हम लोग का रिड्यूस नहीं होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे। ठीक है, सब्सिडी देने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट राइट है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति का कारण बनता है? पैसे की ज्यादा सप्लाई, सप्लाई से ज्यादा डिमांड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये तीन हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, एक्सेस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जब ज्यादा हो जाती है, इतने देर से देखते आ रहे हैं, तो मनी सप्लाई ज्यादा होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, डिमांड एक्सीडिंग सप्लाई। ठीक है, सप्लाई जितना है उससे ज्यादा डिमांड हो तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ता है, ये बात भी ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का विकास होने से भी हमारा मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हेडलाइन, ठीक है, विचार करें, कंसीडर फॉलोइंग। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इंक्लूड्स फूड ओनली बोल दिया, ये गलत हो गया। सीपीआई इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पहले गलत दिया था, अभी सही दिया। तीसरा बोल रहा है कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स, ये बात भी सही है, क्योंकि जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड और फ्यूल, एफ स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, तो ये दोनों को ही इसमें से बाहर कर दिया गया, तो वही तो एक्सक्लूड्स, बाहर निकाल दिया है, अस्थिर घटक शामिल नहीं है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है। तो सेकंड और थर्ड हमारा राइट है, फर्स्ट गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, आयातित महंगाई का कारण क्या है, ठीक है, हमारे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हमारे द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं के कारण बहुत ज्यादा बढ़े, तब उसको बोलेंगे हम लोग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। जैसे हम लोग चाइनीज आइटम बहुत सारा मंगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके कारण अगर हम लोग को किसी भी टाइप का राइज दिखाई दे रहा है हमारे इन्फ्लेशन में, तो वो सारा का सारा हमारे आयातित महंगाई में या फिर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में काउंट हो जाता है। अब इससे क्या, इसका कारण क्या क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू रूपी, ये बात तो ठीक है भाई, इसका रूपी का डेप्रिसिएशन होना। इंक्रीज इन ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस, ग्लोबल लेवल पे अगर फ्यूल प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हम लोग का इन्फ्लेशन फ्यूल प्राइस बढ़ने से हम लोग का इंपोर्ट जो कर रहे हैं ना, हम लोग को ज्यादा तेल की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर हम लोग का यहाँ पर फ्यूल प्राइस बढ़ने से हमारा इन्फ्लेशन आएगा, ये सेकंड भी सही है। तीसरा बोल रहा है इंक्रीज इन डोमेस्टिक एमएसपी, ठीक है, घरेलू एमएसपी में वृद्धि, तो हम लोग हमारे पास किसके कारण, ठीक है, का कारण पूछ रहे हैं ना, तो हमारे पास महंगाई का कारण, तो हमारे घरेलू लेवल पे अगर वहां पर वृद्धि हो रहा है ना, वो हम लोग का, हाँ, ये भी हमारा कारण होगा। अगर हमारे घरेलू लेवल पे अगर महंगाई ज्यादा है लेकिन बाहर में अगर हम लोग को सस्ता मिल रहा है, तो हम लोग बाहर से मंगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इस तरह से राइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हमारे पास सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट लेकिन फिर भी सकारात्मक होना क्या कहलाता है, ठीक है, हमारा लगातार हमारा इन्फ्लेशन जो है लगातार कम हो रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन, लेकिन अभी नेगेटिव नहीं हुआ है तो उससे पहले उसको क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन, ठीक है, छोटा सा अंतर है, ध्यान रखेंगे भाई। अगला, अच्छा एक चीज और यहाँ पर समझ लीजिए, एक हाँ और हमारे पास है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब हम लोग का जो यहाँ पर हम लोग को ग्रोथ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, ग्रोथ दिखाई दे रहा है, फिर ग्रोथ जो है एक बहुत ज्यादा ग्रोथ में हम लोग को बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रोथ में परिवर्तन ना होने के बाद भी अगर हम लोग का जो इन्फ्लेशन है अगर वो बढ़ता रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन, क्योंकि क्या होता है जब जब इन्फ्लेशन आता है ना तो उससे ग्रोथ हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो फिर वहां पर स्टैगफ्लेशन है। अगला हमारे पास सीपीआई में किस ग्रुप का वजन सबसे ज्यादा है, फूड एंड बेवरेज, हाउसिंग, क्लॉथिंग एंड फुटवियर और ट्रांसपोर्ट। तो भाई इसका पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, इसका जो परसेंट है फूड एंड बेवरेज का, ये कितना था हमारा 47.86%, ठीक है, तो इतना बड़ा ये हिस्सा ये खुद ओन करता है, तो फिर सबसे बड़ा हिस्सा यही है सीपीआई में, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश मतलब महंगाई बढ़, मतलब हम लोग का लागत बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो उसमें हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास वेज इंक्रीजेस, सप्लाई शॉक, राइज इन रॉ मटेरियल प्राइस, ठीक है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, सप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है, वेज बढ़ गया, तो तीनों ही कारण है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन या धीमी मुद्रास्फीति या रेंगती मुद्रास्फीति बोलते हैं इसको, ये हमारे एकदम एसेंशियल ये होता है, और इसमें जो परसेंट रहते हैं ना बहुत कम रहते हैं, एकदम मिनिमल रहते हैं, तो इन्फ्लेशन बिलो 3%, इसको हम लोग राइट आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, हम लोग कैसे कर सकते हैं सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन है उसको कम कर सकते हैं,
डिक्रीज इन टैक्स, इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स, डिक्रीजिंग रेपो रेट और इंक्रीजिंग सीआरआर। सप्लाई, ठीक है, सप्लाई कब हम लोग का बढ़ेगा, जब हम लोग अपनी लॉजिस्टिक्स में काम करेंगे। तो इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास महंगाई भत्ता से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग सुने ही होंगे कि महंगाई भत्ता महंगाई भत्ता नहीं, बेरोजगारी भत्ता वापस से मिलने की कश्मकश चल रही है। गवर्नमेंट बोली थी, लेकिन अभी तक देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, महंगाई भत्ते को रिवाइज करने के लिए किस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एएल मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल लेबर, सीपीआई रूरल और डब्ल्यूपीआई आर मतलब रूरल। तो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, महंगाई में हम लोग इसका संबंध है महंगाई के साथ। अगला है हमारे पास हु पब्लिशेस द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, सीएफपीआई। इसको कौन लेके आता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है आरबीआई, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नीति आयोग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला है हमारे पास हेडलाइन इन्फ्लेशन में कौन सी चीजें शामिल है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या क्या है? ओनली फूड, ये गलत हो गया, ओनली आ गया ना इसलिए गलत हो गया, तो फूड तो आता है इसमें। ओनली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये भी आता है हमारे पास। ऑल आइटम्स इन सीपीआई और ओनली एसेंशियल आइटम्स। सिर्फ एसेंशियल आइटम्स को हम लोग काउंट करेंगे तो उसको हम लोग पूरी तरह से नहीं मान सकते। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल आइटम्स इन सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसी को ही हम लोग देखते हैं हमारे हेडलाइन इन्फ्लेशन में काउंट किया जाता है। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी हम लोग को। महंगाई से खरीदने की शक्ति बढ़ती है, महंगाई बढ़ता है तो खरीदने की शक्ति बढ़ती है। दूसरा बोल रहे हैं इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल वैल्यू ऑफ मनी, महंगाई से पैसे की असली कीमत कम होती है। तो इसको हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में। तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम लोग का जो हमारे जो जिस 100 रुपए में हम लोग पहले कुछ खरीद पाते थे, जैसे 100 किलो में हम लोग मान लेते हैं 1 किलो आम खरीद पाए, लेकिन अब वही 100 रुपए का नोट, आज भी वही 100 रुपए का नोट है, लेकिन उससे हम लोग 1 किलो नहीं खरीद पा रहे, हम लोग 800 ग्राम बस खरीद पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो रुपए होता है ना, रुपए या फिर जिस भी पैसे, जो भी करेंसी किसी कंट्री में चल रहा होता है, उसके जो मौद्रिक मूल्य है उसमें कमी आ जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा महंगाई का असर नहीं है? ठीक है, विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है जीने की लागत में बढ़ोतरी, राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, फॉल इन रियल वेज, इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, खरीदने की शक्ति में बढ़ोतरी और पैसे की कीमत में कमी। महंगाई से क्या चीज में इम्पैक्ट पड़ता है सब हो रहा है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ जाता है, ठीक है। रियल वेज कम हो जाता है बोल रहे हैं, ये तो बढ़ता है, ठीक है, तो ये कम हो गया बोल रहे हैं, मतलब यही गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है महंगाई के प्रभाव पर विचार कीजिए, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हेल्थ डेटर्स, जो कर्जदार हैं, जो कर्ज लिए हैं उनको फायदा होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, उनको फायदा होता है। हर्ट्स क्रेडिटर्स, जो लेनदार हैं, जो लोन दिए हुए हैं, उनको नुकसान होता है बोल रहे हैं हर्ट्स क्रेडिटर्स, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा बोल रहे हैं इम्प्रूव द फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, जो जिसका इनकम फिक्स्ड है वो लोग को इससे क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर से उनको बेनिफिट होता है यहाँ पर से, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, महंगाई के खिलाफ कौन सा टूल सबसे कम प्रभावी होता है? सबसे कम प्रभावी, रेजिंग रेपो रेट, सीआरआर बढ़ाना, सरकारी खर्च बढ़ाना, और हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो भाई हमारे पास जो इसमें हमारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे सबसे कम इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला है हमारे पास, मौद्रिक नीति के लिए कौन सा मुद्रास्फीति माप सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? डब्ल्यूपीआई, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड और जीडीपी डिफ्लेटर। तो इसको हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं। सीपीआई जो कंबाइंड होता है, जिसमें हम लोग अर्बन और रूरल दोनों को ऐड कर देते हैं, वो सबसे बेस्ट हमारे पास हमारे ऑप्शन होता है। अगला है हमारे पास आरबीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर, FY लिखा है मतलब फाइनेंशियल ईयर है।
अगर हमारे पास FYP लिखा है, 5 ईयर प्लान है ये, तो 2024-25 एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू रिमेन अराउंड, ठीक है, 2%, 3%, 4 to 5, 7 to 8। तो 7 to 8 तो नहीं हो सकता, हमारा टारगेट ही 2 से 6 है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 to 5। और ये अगर जब हम लोग ज्यादा कम कर देते हैं, जैसे 3% या 2% पे अगर हम लोग आ गए, तो हमारे लिए खतरे की घंटी जैसे बन जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मध्यम महंगाई 3 to 6% की लंबी अवधि का नतीजा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है अगर हमारे 3 से 6% के आसपास हम लोग का इन्फ्लेशन चल रहा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, डिमांड डिस्ट्रक्शन, डिमांड में कमी आ जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ये भी नहीं होता है। जीडीपी कोलैप्स कर जाती है, नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक हेल्दी कंडीशन में पहुंच जाता है, स्वस्थ आर्थिक विकास होने लगता है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस हुए। यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड हमारे क्वेश्चंस देखे हम लोग इन्फ्लेशन का। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।